नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष शुक्ला मिशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। तो इस स्वस्थ और मस्त के साथ साथ हम लोग अपनी तैयारी को भी थोड़ा सा मस्त मस्त बना लेते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग जो हिंदी के इस क्रमवार जो श्रृंखलाएँ हमारी चल रही हैं, इस क्रमवार श्रृंखला में आज हम आपको एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगे जिसका नाम क्या होगा, कारक। जिसका नाम क्या होगा, कारक होगा। ठीक दोस्तों, जैसे कि हमने आपको वहां पे बताया था संज्ञा के 3 विकारी रूप पाए जाते हैं। और संज्ञा के जो 3 विकारी रूप पाए जाते हैं, 3 विकारी रूपों में ध्यान दीजिएगा, संज्ञा के जो 3 विकारी रूप पाए गए थे, हमने आपको बताया था ना शुरुआत में जैसे ही संज्ञा बताई थी उस समय हमने आपको क्या बताया था, 3 विकारी रूप बताया था। ठीक, 3 विकारी रूपों में एक आपको आया था क्या, लिंग। दूसरा क्या हुआ था, वचन। तीसरा क्या हुआ था, कारक हुआ था। ठीक, अब इन 3 विकारी रूपों में हमने आपको 2 विकारी रूप पढ़ा दिया है। ठीक, कौन कौन सा, लिंग पढ़ा दिया है और वचन पढ़ा दिया है। ठीक है, क्या पढ़ाया है, लिंग पढ़ाया और एक वचन पढ़ा दिया है। ठीक है, आज हम लोग जो विकारी रूप के अंतर्गत जो तीसरा रूप है, जो तीसरा रूप है कारक, कारक को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस कारक की हम आज जब शुरुआत करते हैं और इस शुरुआत में यह पहले परिभाषित किया जाएगा आखिर कारक है क्या। ठीक, शुरुआत में यह परिभाषित किया जाएगा कि आखिर कारक है क्या, या कारक क्या होते हैं, कारक कैसे बनते हैं, कैसे हम इसका निर्माण करते हैं, और कारक संबंधों के साथ मतलब क्रियाओं के साथ कैसे संबंध दर्शाया जाता है, या इन सारी चीज़ों की हम बात करते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके पहले आप ध्यान रखिए, जब आप कारक पढ़ते हैं तो कारक पढ़ते समय आप कारक के साथ साथ एक विभक्ति भी पढ़ते हैं। विभक्ति का भी नाम आपने सुना होगा। आपने एक नाम किसका सुना होगा, परसर्ग का नाम सुना होगा। ठीक, और एक कारक का नाम। ध्यान रखिएगा, यह तीनों जो होते हैं, तीनों अपने अलग अलग रूपों में लिख आते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग जो शुरुआत करते हैं मित्र, वह शुरुआत क्या करते हैं, किसकी करते हैं, कारक की करते हैं। किसकी करते हैं, कारक की करते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि हम कारक किसे कहते हैं, अगर आपसे यह पूछा जाए कि कारक हम किसे कहते हैं, तो इसकी शुरुआत करते हैं कि कारक कहते किसे हैं। ठीक, अब बात आती है कारक की। ठीक, कारक का अर्थ क्या होता है, कारक का अर्थ क्या होता है, कार्य करने वाला। ठीक, ध्यान दीजिएगा, कारक का अर्थ क्या होगा, कार्य करने वाला होगा। ठीक, कार्य करने वाले को हम क्या नाम देंगे, कारक नाम देंगे। ठीक है, अब आपके मन के अंदर एक बात यह भी उत्पन्न होना चाहिए कि आखिर यह जो कारक है, कारक मतलब हमने आपको कारक का अर्थ क्या बताया, कार्य करने वाला बताया, तो आखिर यह कार्य करने वाला होगा कौन। ठीक, आखिर यह कार्य करने वाला कौन होगा। ठीक है, अब देखिए कि हमने आपको यहाँ पे बताया कारक का अर्थ क्या होता है, कार्य करने वाला। या कार्य करने वाला कौन होता है, कार्य करने वाला कोई ना कोई एक कर्ता होता है। ठीक, कार्य करने वाला क्या कहलाता है, कर्ता कहलाता है। ठीक, अब आप अपने मन में यह सोचिए कि हिंदी व्याकरण के अंतर्गत कार्य करने वाला या कर्ता होता कौन है। ठीक, मतलब कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय में से इतने व्याकरण के बहुत सारे नियम हैं, इन नियमों में कार्य करने वाला होता कौन है, आखिर कर्ता हम किसे कहते हैं। ठीक है, अब हम कर्ता की बात करते हैं। कर्ता हम किसे कहते हैं, कर्ता किसे कहा जाता है, होता कौन है, कर्ता संज्ञा होगी या क्या होगा, सर्वनाम होगा। ठीक, अब इस संज्ञा और सर्वनाम को जब हम क्रिया से जोड़ते हैं, क्रिया से जोड़ने के लिए, क्रिया से जोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, के लिए कारक का प्रयोग करते हैं, कारक का प्रयोग करते हैं। ठीक, क्रिया से जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कारक का प्रयोग कर देते हैं। अब बात अपने दिमाग में रखिएगा कि जैसे कि हमने आपको कारक बताया, कारक अर्थ हमने आपको क्या बताया, कार्य करने वाला। कार्य करने वाला कौन होगा, कोई ना कोई एक कर्ता होगा। ठीक, कार्य करने वाला कौन होगा, कर्ता होगा। और जो कर्ता होगा वह कर्ता कौन होगा, संज्ञा हो गया या तो सर्वनाम होगा। जब संज्ञा और सर्वनाम कर्ता होंगे तो वह क्या कहलाएंगे, जैसे कि कर्ता का मतलब संज्ञा और सर्वनाम का संबंध क्रिया से जोड़ने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं तो उसे हम क्या नाम देते हैं, कारक कहते हैं। ठीक, अब ध्यान रखिएगा, हमने आपको क्या बताया, संज्ञा और सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। बात समझ में आ रही है। जैसे अगर हमने आपसे कहा राम ने
राम ने श्याम श्याम राम ने श्याम को मारा। यह हमने एक वाक्य कह दिया। ठीक, अब हमने कहा राम ने मारा, हमने क्या कह दिया, राम ने मारा। अब देखिए मित्र, हमारी परिभाषा क्या थी? हमारी परिभाषा यह थी कि कर्ता को कर्ता मतलब क्या हो गया, संज्ञा और सर्वनाम हो गए। संज्ञा और सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसी चिन्ह को क्या नाम दिया जाता है, कारक कहा जाता है। ठीक, और जब कारक कहा जाता है, जैसे हमने कहा संज्ञा यहाँ पे क्या है, राम है, संज्ञा यहाँ पे क्या है, श्याम है। इन दोनों संज्ञाओं को जोड़ा किससे गया है, क्रिया से जोड़ा गया है। अब मित्र यहाँ देखिए, क्रिया से जोड़ने के लिए हमने क्या किया है, ने और को दो चिन्हों का प्रयोग किया है। ठीक, यह जो ने है और को चिन्ह है, यह चिन्ह क्या कहलाते हैं, कारक कहलाते हैं। यही चिन्ह क्या कहलाते हैं, कारक कहलाते हैं। तो कारक का जो यह हो जाते हैं क्या, चिन्ह कहलाते हैं। कारक के क्या कहलाते हैं, चिन्ह कहलाते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ हमने राम को जोड़ा, क्रिया से जोड़ा। राम को क्रिया से जोड़ने के लिए हमने किसका प्रयोग किया, ने शब्द का, ने वर्ण का प्रयोग, शब्द का प्रयोग किया। ने वर्ण क्या कहलाएगा, कारक का चिन्ह कहलाएगा। ठीक, अब कर्ता को जो कारक हो गया, तो कारक को हमने आपको यहाँ पे परिभाषित किया। अब जैसे अगर मान लीजिए कारक को और हम अच्छे ढंग से परिभाषित करते हैं तो कहा जाता है कर्ता का संबंध, कर्ता का संबंध जिस रूप से क्रिया के साथ जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे कारक कहते हैं। ठीक, उसे क्या नाम दिया जाता है, कारक कहते हैं। ठीक, कर्ता का संबंध जिस रूप से क्रिया के साथ जोड़ा जाता है उसे हम क्या नाम देते हैं, कारक कहते हैं। अब बात हो गई ना, हमने आपको यहाँ पे कई सारा उदाहरण देता है, राम ने मारा, श्याम ने मारा। ठीक, हमसे नहीं होगा, जैसे हमने कहा हमसे नहीं हो पाएगा, या अगर हमने कह दिया हमसे नहीं हो पाएगा, यहाँ अगर आप देख रहे होंगे से का प्रयोग किया गया है। अब इस से क्या जोड़ा गया, क्रिया से जोड़ा गया है। हमने कहा नहीं हो पाएगा, तो हमसे नहीं हो पाएगा, हम क्या है, एक हमसे क्या है, एक सर्वनाम शब्द है। क्या है, सर्वनाम शब्द है। इस सर्वनाम का संबंध हमने किससे जोड़ा है, क्रिया से जोड़ा है। और क्रिया से जोड़ने के लिए हमने किस शब्द का प्रयोग किया है, से शब्द का प्रयोग किया है। ठीक, तो यह जो हम प्रयोग करते हैं, यह प्रयोग करना क्या कहलाएगा, कारक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कारक कहलाएगा। बात क्लियर हो गई। अब बात यहाँ तक जब हमारी क्लियर हो जाती है तो हम लोग एक चीज देखते हैं, यहाँ पर अगला जो मुद्दा देखते हैं। अगला मुद्दा हमारा क्या होता है, यह देखा जाता है। अगला मुद्दा क्या देखा जाएगा कि आखिर यह हिंदी में कारक की संख्या कितनी होती है। अगर आपसे कहा जाए हिंदी में कारक की संख्या कितनी होती है, अगर कहा जाए हिंदी में कारक की संख्या कितनी होती है, हिंदी में कारक की संख्या कितनी होती है मित्रों। तो हिंदी में कारक की संख्या आप बताएंगे कि हिंदी में कारक की संख्या आखिर होती कितनी है। ठीक है, हिंदी में कारक की संख्या कितनी होती है, तो आप एक उत्तर दीजिएगा, कितनी होती है, 8 होती है। हिंदी में कारक की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। अब यह जो 8 कारक होते हैं, यह 8 जो कारक होते हैं, यह कौन कौन से होते हैं, यह देखा जाएगा। हिंदी में जो कारक होते हैं 8 कारक कौन कौन से होते हैं, यह देखा जाएगा। 8 कारक में सबसे पहले एक आते हैं कारक, जिसे क्या कहा जाता है, कर्ता कारक कहा जाता है। ठीक, दूसरा कारक आता है जिसे क्या नाम दिया जाता है, कर्म कारक नाम दिया जाता है। तीसरा कारक जो आता है वह क्या हो जाता है, करण कारक हो जाता है। ठीक, चौथा जो कारक आता है वह क्या आ जाता है, संप्रदान कारक आ जाता है। क्या आ जाता है, संप्रदान कारक आ जाता है। इस संप्रदान के बाद फिर एक कारक आता है जिसका नाम क्या हो जाता है, अपादान कारक हो जाता है। ठीक, उसके बाद फिर एक आ जाता है क्या, संबंध कारक आ जाता है। ठीक, क्या आ जाता है, संबंध कारक। इसके बाद फिर एक कारक आ जाता है जिसका नाम क्या होता है, अधिकरण कारक हो जाता है। ठीक, अधिकरण कारक हो जाता है। उसके बाद फिर एक कारक और आता है जिसका नाम क्या होता है, संबोधन कारक हो जाता है। अब आप बताइए मित्र, इनके अलावा और भी कोई चिन्ह आते हैं कारक के, और भी कोई कारक के नाम आते हैं, नहीं आते हैं। तो आप देखिए कि हमने आपको क्या बताया कि हिंदी में जो कारक होते हैं वह कितने होते हैं, 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, यह हमने लिख दिया।
नंबर देख लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 और यह 8 हो गए। ठीक, तो हिंदी में कारक की जो संख्या होती है वह कितनी होती है? 8 होती है। ठीक, हिंदी में कारक की जो संख्या होती है वह कितनी होती है? 8 होती है। 8 जो होती है कारक, जैसे हमने लिखा कर्ता कारक, कर्ता कारक के लिए एक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है जिसे ने कहा जाता है। कर्म के लिए एक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है जिसे को कहा जाता है। करण के लिए एक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है जिसे से कहा जाता है। संप्रदान के लिए एक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है जिसे को और के लिए का बोध कराया जाता है। ठीक, क्या किया जाता है? को के लिए का बोध कराया जाता है। अपादान कहते हैं, अपादान में फिर से क्या हो जाता है? से होता है, लेकिन दोनों से में अंतर होता है, दोनों से के प्रयोग में अंतर होता है, दोनों से के बातचीत व्यवहार में अंतर होता है, वाक्यों में इनका जब प्रयोग किया जाता है वह अलग अलग रूपों से किया जाता है। ठीक, अब हम बात करते हैं संबंध कारक। संबंध कारक में क्या आ जाता है? जैसे का, के, की आ गया। ठीक, फिर क्या हो गया? रा रे री आ गया। ठीक, फिर क्या आ गया? गा गे गी आ गया। ठीक है, यह सब क्या हो जाते हैं? संबंध कारक हो जाते हैं। अब बात आती है अधिकरण की। अधिकरण कारक में क्या हो जाता है? एक आता है में, दूसरा क्या हो जाता है? पर। ठीक, क्या आ जाता है? में और पर हो जाता है। क्लियर है? में और पर की हम बात कर देते हैं, तो उसके बाद फिर एक कारक आता है जिसका नाम क्या होता है? संबोधन कारक। संबोधन का अर्थ क्या हो जाता है? जहां हम कहते हैं हे, यह चिन्ह लगाया जाता है। हमने कहा हो, यह चिन्ह लगा दिया जाएगा। हमने आपसे कहा अजी, यह चिन्ह लगा दिया जाएगा। अगर आपसे कह दिया जाए हेलो, हेलो, यह चिन्ह लगा दिया जाएगा। हाय, हमने कहा हाय, तो यह क्या हो जाएगा? यह सर चिन्ह लगा दिया जाएगा। ठीक, तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी में जो कारक की संख्या होती है, कारक की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। या 8 के हमने नाम लिख दिया। ठीक, इन 8 के हमने नाम लिख दिया। लेकिन मित्र यहाँ पे यह एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे हमने आपको बताया कि हिंदी में कारक की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। तो जो यह होता है इसे हम क्या नाम देते हैं? कारक कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? कारक कहते हैं। जो यहाँ पर यह शब्द लिखे गए हैं इसे हम क्या कहते हैं? परसर्ग कहते हैं। या इसी को एक क्या नाम दिया जाता है? विभक्ति कहा जाता है। ठीक, क्या नाम दिया जाता है? विभक्ति कहा जाता है। ठीक, इसी विभक्ति को आप लोग जिस नाम से जानते हो वह नाम क्या होता है? चिन्ह होता है। ठीक, इसी विभक्ति को किस नाम से जाना जाता है? चिन्ह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्लियर है? परसर्ग होती है, विभक्ति होती है, या क्या होते हैं? चिन्ह होते हैं। अब जब हम इन सबको इस नाम से जानते हैं तो ध्यान रखिएगा कि हमने यहाँ पे जो कारक आपको बताया, तो हिंदी में जो कारक की संख्या होती है वह कितनी हो जाती है? 8 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 8 हो जाती है। ठीक, अब बात आती है यहाँ पर एक और की। ठीक है, अब यह हम तो कारक ही परिभाषित कर दिया। अब इसके बाद एक शब्द आता है जिसका नाम क्या होता है? परसर्ग होता है। ठीक, क्या होता है? परसर्ग। बात करते हैं किसकी? परसर्ग की। अब अगर आपसे पूछा जाए परसर्ग किसे कहा जाता है तो आप वहां पे क्या बताएंगे? चलिए झटपट आप उत्तर दीजिएगा। जब हम परसर्ग की बात करते हैं, अगर आप देख रहे होंगे जिसमें 2 शब्द आए हैं, अगर हम इसका शब्द विच्छेद करते हैं तो इसमें क्या हो जाता है? पर, और एक क्या आ जाता है? सर्ग आता है। ठीक, पर का अर्थ क्या होता है? दूसरा। ठीक, सर्ग का अर्थ क्या होता है? कथन। ठीक, तो कहा जाता है अर्थात, अर्थात दूसरे कथन को जोड़ने वाले, दूसरे कथन को जोड़ने वाले को, जोड़ने वाले को क्या कहते हैं भैया? हम को परसर्ग कहते हैं। ठीक, को क्या कहा जाता है? परसर्ग कहते हैं। जो दूसरे कथन को जोड़ता है उसे हम क्या नाम देते हैं? परसर्ग नाम देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ गया? परसर्ग की बात हो गई। किसकी बात हो गई? परसर्ग की बात हो गई। जब हमने आपको यहाँ पे परसर्ग बताया तो परसर्ग की हमने परिभाषा आपको क्या बताया है? क्या बताया गया है? ध्यान दीजिएगा, जो दूसरे कथन को जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उसे हम क्या नाम देते हैं? परसर्ग नाम देते हैं। ठीक, जैसे वो हम यहीं पर कहते हैं, जैसे राम ने खाना खाया, ऐसे ध्यान रखिए। हमने कह दिया राम ने रोटी खाई, रोटी खाई। अब देखिए कि इसमें हम दूसरे कथन को कहाँ जोड़ रहे हैं?
अगर आपसे पूछा जाए कि दूसरे कथन को जोड़ा गया है तो दूसरे कथन को कहाँ जोड़ रहे हैं, यह देखिएगा। दूसरा कथन मतलब पहला कथन क्या है, राम है। दूसरा कथन क्या है, खाई है। इस राम और खाई को जोड़ने के लिए हमने किसका प्रयोग किया है, ने का प्रयोग किया है। अर्थात जो दूसरे कथन को जोड़ता है उसे हम क्या नाम देते हैं, परसर्ग नाम देते हैं। उसे क्या नाम दिया जाता है, परसर्ग नाम देते हैं। ठीक, उसे क्या कहा जाता है, परसर्ग कहा जाता है। अब मित्र यहाँ पर एक बात यह होती है, अगर कहा जाए परसर्ग की संख्या कितनी होती है, परसर्ग की संख्या कितनी होती है, परसर्ग की संख्या कितनी होती है मित्र, 6 होती है। ठीक, क्या हो जाती है, परसर्ग की संख्या कितनी होती है, 6 हो जाती है। 6 कौन कौन सी होती है, 6 कौन कौन सी होती है, यह आप बताएंगे हमें। 6 जो होती है, 6 में कौन कौन से आते हैं, सबके सब यहाँ से यहाँ तक आते हैं, लेकिन इसमें यह और यह नहीं जोड़ा जाता है। ठीक, जब परसर्गों में संबंध और संबोधन को नहीं जोड़ते हैं तो परसर्गों की संख्या कितनी हो जाती है मित्र, 6 हो जाती है। और यही क्या कहलाती है, मूल कारक कहलाते हैं, मूल कारक कहलाते हैं। ठीक, जब आप संस्कृत में पढ़ते हैं, संस्कृत में आपको क्या बताया जाता है, संस्कृत में क्या बताया जाता है, ध्यान रखिए, संस्कृत में जो कारक होते हैं वह क्या होते हैं, कितने होते हैं, संस्कृत में जो कारक होते हैं वो कितने होते हैं, 6 ही होते हैं। वहां पर आपको संबंध और संबोधन को अलग से नहीं पढ़ाया जाता है। और यह जो हिंदी में कारक की बात करते हैं, हिंदी में जब हम कारक की बात करते हैं, हिंदी में कारक की संख्या कितनी हो जाती है, हिंदी में कारक की संख्या कितनी होती है, 8 होती है, 8 लिखे गए हैं। लेकिन हिंदी में परसर्गों की संख्या या मूल कारक कितने होते हैं, 6 होते हैं। यह दोनों बातें हमारी आपको क्लियर हुई। अब ये जो 2 बातें क्लियर हो गई हैं तो इसको आप एकदम रट लीजिएगा, रट लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा एक बार, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए, हो गया सबका। चलिए हम इसके आगे चलते हैं। अब देखिए, इसमें हम यहाँ तक की बातें जब कर लिए, इसमें हमारे पास एक और आता है। ठीक, हमने एक और नाम लिया था, यहाँ पर एक नाम लिया था क्या, विभक्ति का। हमने क्या नाम लिया था, विभक्ति का। ठीक, क्या नाम लिया था, विभक्ति का नाम लिया था। तो चलिए मित्र बताइए कि विभक्ति हम किसे कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि विभक्ति किसे कहा जाता है तो आप बताइएगा हमें विभक्ति किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि विभक्ति क्या होती है, यह स्वतंत्र होती हैं। कैसी होती हैं, स्वतंत्र होती है। ठीक, विभक्ति कैसी होती है मित्र, स्वतंत्र होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, विभक्ति के जो चिन्ह होते हैं, विभक्ति के जो शब्द होते हैं, विभक्ति के शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है, अर्थ नहीं होता है। ठीक, विभक्ति के शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए विभक्ति का कार्य क्या होता है, कार्य क्या होता है, वाक्यों के साथ संबंध दर्शाना होता है। ठीक, वाक्यों के साथ क्या होता है, संबंध दर्शाना होता है। ठीक, वाक्यों के साथ संबंध दर्शाना। ठीक, विभक्ति का कार्य क्या होता है, वाक्यों के साथ एक संबंध अपना दर्शाना क्या कहलाएगा, वही विभक्ति का कार्य कहलाएगा। विभक्तियां होती कैसी हैं, स्वतंत्र होती है, इनके शब्दों का कोई अपना अर्थ नहीं होता है। और जब कार्य की बात कहा जाए, वाक्यों के साथ संबंध दर्शाना होता है। हमने आपको कहा कि इनके शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है, तो हम आपको यह दिखा सकते हैं कि जो यहाँ ने है, से है, को है, या सारे शब्दों का कोई अपना अर्थ नहीं होता है। जब इनका कोई अर्थ नहीं होता है तो वही हमने आपको यहाँ पर विभक्ति में बताया कि विभक्ति के शब्दों का अपना कोई अर्थ नहीं होता है। बात समझ में आ रही है, बात सब सेट हो रहा है ना। जब बातें सब यह सारी चीजें सेट हो रही हैं आपके माइंड में, तो हम इसके आगे चलते हैं। अब हम आगे चलते हैं तो आपसे पूछा जाता है विभक्ति के प्रकार, किसके, विभक्ति के प्रकार। विभक्ति के प्रकार कितने होते हैं, प्रकार विभक्ति के ध्यान दीजिएगा मित्र, 2 प्रकार होते हैं। ठीक मित्र, यह ध्यान जरूर दीजिएगा कि विभक्ति के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। अब आइए देखते हैं कि कौन कौन से प्रकार होते हैं। आप लोगों से फिर एक बार आपसे कहेंगे, आप इस समय मिशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हैं। ठीक, आप लोग अपने, जो लोग हमारे साथ आज हमारे नए साथी जुड़े हुए हैं, हमारे नए मित्र जुड़े हुए हैं,
नए सहयोगी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जो लोग हमारे साथ पुराने जुड़े हुए हैं सभी लोग एक बार वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक, इसमें आपका कुछ नहीं जाता है। आप पढ़िए, अच्छी तैयारी करिए, आप आगे बढ़िए, आपके पास आपका सपना पूरा हो, इसी उद्देश्य के साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ये सारी क्लासेस आपके लिए दी जा रही हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इसी के साथ और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हमने आपसे कहा विभक्ति के प्रकार। हमने आपसे क्या बताया? विभक्ति के प्रकार। विभक्ति के कितने प्रकार होते हैं? अगर आपसे पूछा जाए विभक्ति के कितने प्रकार होते हैं मित्र? 2 प्रकार होते हैं। ठीक, एक विभक्ति होती है जिसे क्या नाम दिया जाता है? विश्लिष्ट नाम दिया जाता है। ठीक, क्या नाम दिया जाता है? विश्लिष्ट नाम दिया जाता है। दूसरी विभक्ति होती है जिसका नाम क्या होता है? संश्लिष्ट होती है। ठीक, संश्लिष्ट विभक्ति होती है। ठीक है, क्या क्या नाम होते हैं? विश्लिष्ट विभक्ति होती है और संश्लिष्ट विभक्ति होती है। ठीक, विश्लिष्ट और संश्लिष्ट विभक्ति होती है। ठीक है, क्लियर है? अब अगर आपसे पूछा जाए कि आखिर हमने आपसे यह बताया कि आज आप यह देखे होंगे कि अगर आपको नई विभक्ति मिली है तो इसमें आपको थोड़ा सा चौंकने वाली बातें होंगी। ठीक, लेकिन यह आप याद रखिएगा, जैसे हमने आपसे कहा कि विश्लिष्ट और संश्लिष्ट 2 विभक्ति होती है। यह 2 विभक्ति होती कौन कौन सी है? तो हमने आपको बताया कि विश्लिष्ट विभक्ति होती है और संश्लिष्ट विभक्ति होती है। ठीक, बात करते हैं किसकी? हम सबसे पहले किसकी बात करते हैं? विश्लिष्ट विभक्ति की करते हैं। किसकी करते हैं? विश्लिष्ट विभक्ति की करते हैं। ठीक है, विश्लिष्ट विभक्ति की जब हम बात करते हैं तो हमें सबसे पहले इसमें एक क्या मिला कि विश्लिष्ट विभक्ति आखिर कहते किसे हैं? ठीक, तो कहा जाता है संज्ञा के साथ लगने वाले कारक चिन्ह को, लगने वाले कारक चिन्ह को विश्लिष्ट विभक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? विश्लिष्ट विभक्ति कहते हैं। ठीक, विश्लिष्ट विभक्ति कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि हमने आपको बताया क्या संज्ञा के साथ लगने वाले कारक चिन्ह को क्या नाम दिया जाता है? विश्लिष्ट विभक्ति कहते हैं। बात क्लियर है? क्लियर है ना? अब बात यह होती है कि इस विश्लिष्ट विभक्ति का कार्य क्या होता है? तो यह हमेशा किसके साथ लगती है? संज्ञा के साथ लगती है। और संज्ञा के साथ, ध्यान रखिएगा, संज्ञा के साथ जिस कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा, जिस कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वह सदैव कैसे दिखाई देते हैं? सदैव अलग दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं? अलग दिखाई देते हैं। वह कैसे दिखाई देते हैं? हमेशा मित्र अलग दिखाई देते हैं। अब हमने यहाँ पे परिभाषा को आप पढ़िएगा, पूर्णतः हमने एकदम स्पष्ट रूप से आपको सामने रखा है। ठीक है, उसे हम क्या नाम दे देते हैं? उसे हम विश्लिष्ट विभक्ति कहते हैं। लेकिन ये हमेशा कैसे दिखाई देती है? अलग दिखाई देती है। जैसे अगर आपसे कहा जाए राम ने श्याम को डंडे से, यह हमने लिखा राम ने श्याम को डंडे से। ठीक, लिखा गया। अब यह जो लिखा गया, राम संज्ञा है तो ने चिन्ह क्या अलग दिखाई दे रहा है, श्याम संज्ञा है तो को चिन्ह अलग दिखाई दे रहा है, डंडा संज्ञा है तो से चिन्ह अलग दिखाई दे रहा है। तो हमने आपको यहाँ पे यह बताया कि जो विश्लिष्ट विभक्ति होती है यह हमेशा संज्ञा के साथ आती है, और संज्ञा के साथ जब आएगी तो यह कैसे दिखाई देगी? एकदम अलग दिखाई देगी। कैसे दिखाई देगी? एकदम अलग दिखाई देगी। ठीक, बात क्लियर है? एकदम अलग दिखाई देगी। लेकिन बात इसमें किसकी आई है? अब इसके बाद संश्लिष्ट की आई है। संश्लिष्ट का मतलब क्या होता है? सर्वनाम के साथ लगने वाली विभक्ति चिन्ह को क्या कहा जाता है? संश्लिष्ट विभक्ति कहते हैं। ठीक, यह जब भी सर्वनाम के साथ आती हैं यह कैसी दिखाई देती हैं? मिली हुई दिखाई देती हैं। कैसी दिखाई देती हैं? मिली हुई दिखाई देती हैं। ठीक है, कैसी दिखाई देती हैं? मिली हुई दिखाई देती हैं। कब दिखाई देंगे? जब यह संज्ञा के साथ आएंगे, सर्वनाम के साथ आएंगे तो यह कैसी दिखाई देंगी? हमेशा मिली हुई दिखाई देंगी। यह अलग दिखाई नहीं देंगी। ठीक, यह अलग दिखाई नहीं देंगी, हमेशा कैसी दिखाई देंगी? मिली हुई दिखाई देंगी। बात क्लियर है?
बात क्लियर है ना इतनी। और जब मिली हुई दिखाई देंगी तो यह कैसे मिली हुई दिखाई देंगी, यहाँ भी हम आपको बता देते हैं। जैसे कि हम मिला ही देते हैं, मिला दिए तो देखिए मिलाएंगे कैसे। जैसे अगर आपसे कह दिया जाए मैंने, क्या लिखा जाए, मैंने, ठीक, उसने, ने आ गया, हमने कह दिया उससे, से आ गया, हमने लिख दिया उसको, को आ गया, ठीक। अब यह देखिए कि यहाँ पर देखिए यह सारे शब्द क्या मिले हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यह क्या हो जाते हैं, सर्वनाम के साथ आने वाली विभक्ति चिन्ह को क्या कहा जाता है, संश्लिष्ट विभक्ति कहा जाता है। यह हमेशा कैसे दिखाई देती है, अलग दिखाई देती है। कैसे दिखाई देती है, अलग दिखाई देती है, ठीक। यह कैसी दिखाई देती है, अलग दिखाई देती है। यह बात आप अपने दिमाग में सेट करके रखिएगा। यह हमेशा कैसी दिखाई देती हैं, अलग दिखाई देती हैं। बात क्लियर है, बात क्लियर है इतनी। अब हम बात आगे की करते हैं। अब हम बात किसकी करते हैं, इसके आगे की करते हैं। अगर मान लीजिए आपसे यह पूछा जाए कि विभक्ति की संख्या कितनी होती है, किसकी, विभक्ति की संख्या, विभक्ति की संख्या की बात कही जाए, विभक्ति की संख्या कितनी होती है, तो विभक्ति की संख्या कितनी होती है भैया, 7 होती है, ठीक। कितनी होती है, 7 होती है। यह अपने दिमाग में रखिएगा। विभक्ति कितने प्रकार की होती है, विभक्ति के कितने प्रकार होते हैं, तो विभक्ति के कितने प्रकार होते हैं मित्र, 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। लेकिन विभक्ति की जब संख्या की हम बात करेंगे, विभक्ति की संख्या कितनी होगी, 7 होगी। कितनी होगी, 7 होगी। अब हम पुनः लौटेंगे अपने पुराने काम पर। अब इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी, इसमें कोई समस्या, इसमें कोई समस्या है, कोई समस्या नहीं है। अब जब इतनी बातें आपको समझ में आ गई तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप ले लेंगे तो आपके हित में रहेगा, ठीक है। हमने आपको यहाँ पे बताया कि विभक्ति क्या होती है, स्वतंत्र होती है। इनके शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है। इनका जो कार्य होता है वाक्यों के साथ संबंध दर्शाना होता है। अब विभक्ति के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं, एक विश्लिष्ट विभक्ति होती है, दूसरी संश्लिष्ट होती है, ठीक। क्या होती है, एक विश्लिष्ट होती है, दूसरी क्या हो जाती है, संश्लिष्ट हो जाती है। जो विश्लिष्ट विभक्ति होती है, विश्लिष्ट विभक्ति क्या होती है, हमेशा संज्ञा के साथ प्रयोग की जाती है। और इनका जो प्रयोग किया जाता है तो यह हमेशा कैसे दिखाई देती है, अलग दिखाई देती है। और हमने आपको यहाँ पे यह बतलाया भी कैसे कैसे अलग अलग दिखाई दे रही है, ठीक, यह बताया गया। बात क्लियर है। संज्ञा के साथ जब चिन्ह लगाए जाएंगे वह हमेशा कैसे दिखाई देंगे, अलग दिखाई देंगे, ठीक। कैसे दिखाई देंगे, अलग दिखाई देंगे। लेकिन जब बात करते हैं हम संश्लिष्ट विभक्ति की, यह हमेशा किसके साथ आती है, सर्वनाम के साथ आती हैं। और यह हमेशा कैसी दिखाई देती है, मिली हुई दिखाई देती है। कैसे दिखाई देती हैं, मिली हुई दिखाई देती हैं। अब मिली हुई दिखाई देती हैं तो हमने यहाँ पे मिलाया है। मैंने में ने लगा है, उसने में ने लगा है, उससे में से लगा है, उसको में क्या लगा है, को लगा हुआ है, ठीक। उसको में क्या लगा हुआ, को लगा हुआ है। तो यह सब क्या हो जाते हैं, सर्वनाम के शब्द होते हैं। और इनके साथ जब विभक्ति हम जोड़ते हैं तो वह क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, अलग नहीं दिखाई देते हैं, ठीक। तो अगर विभक्ति यहाँ पर अलग लिखी जाती है तो वह क्या हो जाता है, अशुद्ध वाक्यों के अंतर्गत आ जाता है। कहाँ आ जाता है, अशुद्ध वाक्यों के अंतर्गत आ जाता है, ठीक। बात क्लियर है। हमने आपको बताया कि विभक्ति की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। और 7 जो होती है तो इसमें संबोधन को नहीं जोड़ा जाता। जो कारक हमने 8 पढ़ा था तो उसमें कहा जाता है संबोधन को नहीं जोड़ा जाता, ठीक। संबोधन को नहीं जोड़ा जाता है, ठीक। किसको नहीं जोड़ा जाता है, संबोधन को नहीं जोड़ा जाता है। इस बात को आप एकदम ध्यान रखिएगा। इसमें किसको नहीं जोड़ा जाता है, संबोधन को नहीं जोड़ा जाता है। बात क्लियर हो गई हमारी, आपकी बात क्लियर हुई। अब थोड़ा सा हम और पीछे चलेंगे। पीछे जब हम चलेंगे कहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आएंगे। अभी हमने आपको यहाँ पर सिर्फ नाम लिखा था, चिन्हों की चिन्ह बता दिया था, शब्द बता दिया था, ठीक। जैसे देखिए कि यहाँ पर जो एक आया है क्या, ने का जो प्रयोग होता है वह हमेशा कौन करता है, संज्ञा या सर्वनाम करता है, जो कर्ता होते हैं, ठीक। संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा को का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ जो से लगा हुआ है इसका प्रयोग किसके अर्थ में किया जाता है, साधन, साधन के अर्थ में किया जाता है। लेकिन साधन मतलब क्या हो जाता है, जैसे कि किसी शब्द के साथ आप द्वारा लगाते हो, ठीक, के द्वारा लगा देते हो, ठीक है। द्वारा या के द्वारा या साधन के रूप में प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि हम आपको कैसे पढ़ा रहे हैं, बोर्ड से पढ़ा रहे हैं, मतलब कि मार्कर से आई, साइकिल या किसके द्वारा आए गए हो, जिसके द्वारा आप कार्य संपन्न करते हो वह क्या हो जाता है, साधन हो जाता है, ठीक। तो हम करण मतलब कि यहाँ पे जो लिखा गया है करण कारक, करण का अर्थ क्या होता है, साधन होता है। इस साधन के लिए हम से का प्रयोग करते हैं और से के स्थान पर द्वारा, के द्वारा, से द्वारा का बात करते हैं, ठीक।
संप्रदान आया है। संप्रदान का प्रयोग को के लिए होता है, अर्थात इसमें क्या हो जाता है, लेना या देना होता है, लेना या देना होता है। अपादान की हम बात करते हैं। अपादान मतलब से होता है। से का अर्थ इसमें कहाँ से लगाया गया, अलग होने से लगाया गया। कहाँ लगाया गया, अलग होने से लगाया गया। ठीक, अब यहाँ पर संबंध की बात होती है। यहाँ संबंधों की जब बात होती है तो यहाँ जुड़ने से बात होती है। किससे बात होती है, जुड़ने की बात होती है। किसकी बात होती है भैया, जुड़ने की बात होती है। ठीक, किसकी बात होती है, जुड़ने की बात होती है। ठीक, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु से जुड़ते हैं तो वहां पे क्या हो जाता है, संबंधों की बात हो जाती है। ठीक, किसकी बात हो जाती है, वहां पर संबंधों की बात हो जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, जुड़ने की बात हो जाती है। अब यहाँ जो में और पर का प्रयोग किया गया है, में और पर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, क्रिया के आधार को सूचित करने के लिए किया जाता है। ठीक, अर्थात संज्ञा और सर्वनाम के द्वारा जो कार्य किया जा रहा होगा, जिस स्थान पे किया जा रहा होगा, ठीक, जो कार्य किया जा रहा होगा, जिस स्थल पर किया जा रहा होगा, वही क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। जैसे अगर आपसे कह दिया जाए, अगर कहा जाए, क्या कहा जाए, नाव जल में तैरती है, नाव जल पर तैरती है। ठीक, हमने क्या कहा, नाव जल पर तैरती है। तो यह हमने कहा कि नाव जल पर तैरती है। तो नाव जल पर तैरती है तो मतलब कि क्या हो गया, क्रिया के आधार को सूचित कर रहा है। ठीक, किसको कर रहा है, क्रिया के आधार को सूचित कर रहा है। जब क्रिया के आधार को सूचित कर रहा होता है तब वह पर जो शब्द होता है, मतलब नाव कहाँ पर है, जल पर है, जल में तो है नहीं, जल पर है। तो यह क्या हो गया, क्रिया के आधार को सूचित कर देता है। जब क्रिया के आधार की सूचना मिलेगी तब वहां पे क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक का प्रयोग कर दिया जाएगा। ठीक, और उसके बाद फिर क्या आया, संबोधन कारक आया। संबोधन का अर्थ क्या होता है, पुकारना होता है। क्या होता है, पुकारना होता है। या इसका अर्थ और क्या लगाया जाता है, बुलाना होता है। पुकारना या बुलाने से लगाया जाता है। ठीक, पुकारना या बुलाने से लगाया जाता है। जब किसी व्यक्ति को पुकारा जाता है या बुलाया जाता है, इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, संबोधन कारक का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, संबोधन कारक का प्रयोग करते हैं। बात क्लियर है, बात यहाँ तक क्लियर है ना। अब बात यहाँ पर यह आती है कि जैसे कि अगर आपसे कभी पूछा जाए कि हिंदी में कारक कितने होते हैं, सीधा सीधा प्रश्न किया जाए कि अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी में कारक कितने होते हैं, ध्यान रखिएगा, हिंदी में कारक कितने होते हैं भैया, 8 होते हैं। ठीक, अगर हम परसर कितने होते हैं, अगर आपसे कहा जाए परसर की संख्या कितनी होती है, परसर की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। अगर आपसे कहा जाए विभक्ति की संख्या कितनी होती है, विभक्ति की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। ठीक, और अगर आपसे यही पूछ लिया जाए विभक्ति के प्रकार अगर आपसे पूछा जाए तो विभक्ति के कितने प्रकार होते हैं, 2 होते हैं। 2 कौन कौन से होते हैं, एक क्या हो जाते हैं, संश्लिष्ट हो जाती है। ठीक, संश्लिष्ट विभक्ति हो जाती है। ठीक है, संश्लिष्ट विभक्ति होती है। और दूसरी क्या हो जाती है, विश्लिष्ट विभक्ति होती है। दूसरी क्या हो जाती है, विश्लिष्ट विभक्ति होती है। ठीक, कौन कौन सी विभक्ति होती है, संश्लिष्ट होती है, विश्लिष्ट विभक्ति होती है। तो ठीक तो यह इतना हमने आपको जो बताया, इस सारी चीज़ों को अपने दिमाग में एकदम अच्छे ढंग से बैठा कर रख लीजिएगा। और बैठा कर रखेंगे क्योंकि यह सारी चीज़ें आपको हमेशा काम देगी। आपको क्या देगी, हमेशा काम देगी। यह कभी आपसे हट कर नहीं जाएंगी। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो हमने आपको कारक बताया, विभक्ति बताया, परसर्ग बताया, इन सारे के सारे को आपको याद करके रखेंगे। ठीक, बाकी आज की क्लास यहीं पर हम रोक देंगे। इसके बाद फिर हम लोग आएंगे कहाँ, कर्ता कारक, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध में आएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज हमने यहाँ आपको कारक की परिभाषा बताई। अब इस कारक के साथ जुड़े जो है विभक्ति की भी परिभाषा बताई और परसर्गों की भी परिभाषा बताई। ठीक, तो आपको यहाँ पर 3 चीजें मिली। 3 चीजों को आप बेहतर ढंग से तैयार करिएगा। आप जब क्लास देखिएगा जहाँ पे आपको लगे कि यह चीजें हमने नहीं पढ़ा है तो उस चीज को वहाँ पर रोक के उसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। ठीक, स्क्रीनशॉट लेकर रखे रहेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, आपको फायदा मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारे साथ इतनी देर तक लगे रहे। हम आपको हर रोज अपने ही समय पर अपनी क्लासों को देंगे और लगातार आपको मिलती रहेगी।
बस आपका कार्य क्या होगा, आपको अपने आप को तैयार करना है इस कक्षा के साथ। ठीक, तो चलिए दोस्तों, इसी बातों के साथ आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कल फिर मुलाकात होती है।